मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं डिजिटल बुलेटिन। आज बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली बजट की, एक नजर डालेंगे कुशवाहा और नीतीश में लगातार बढ़ रहे तनाव की, बात ओपी राजभर और सपा के कभी दोस्त कभी दुश्मन वाले गणित पर भी जरूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली के बजट से। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा में आज दिल्ली का बजट पेश किया है। बताते चले कि दिल्ली का बजट पहले मंगलवार को पेश होना था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विज्ञापन पर खर्च समेत तमाम मुद्दों पर केजरीवाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए इस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सरकार ने स्पष्टीकरण दिया और फिर गृह मंत्रालय ने इस पर मंजूरी दे दी। तो चलिए आपको दिखाते हैं दिल्ली बजट की बड़ी बातें आकिल हुसैन की इस खास रिपोर्ट पे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिल्ली के बजट में क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। पहला ऐलान किया गया पीडब्ल्यूडी के बारे में। पूरे पीडब्ल्यूडी सड़क नेटवर्क के 1400 किलोमीटर सड़क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 26 नए फ्लाईओवर और अंडरपास या और ब्रिज का भी निर्माण होगा। 3 नए डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें, 2 आधुनिक बस टर्मिनल, 9 नए बस डिपो, 1400 नए बस शेल्टर भी बनाए जाएंगे। दिल्ली के 57 मौजूदा बस डिपो का विद्युतीकरण भी किया जाएगा। 3 ISBT वर्ल्ड क्लास के बनाए जाएंगे। तीनों कूड़ों के पहाड़ों को भी समाप्त कर दिया जाएगा। मोहल्ला बस योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। तो ये बजट की बड़ी बातें थी। अब जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने बजट में शिक्षा को लेकर क्या बड़े ऐलान किए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक शिक्षा को लेकर 8 साल में जो भी वादा किया गया उसे पूरा किया गया है। शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार के मुताबिक सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया है। एक साल में 24,144 शिक्षकों की सीधी पक्की नियुक्ति की गई। टैबलेट शिक्षकों को दिए गए थे, वे 4 साल पुराने हो गए हैं, इसीलिए अब नए टैबलेट शिक्षकों को दिए जाएंगे। सभी स्कूलों को 20-20 कंप्यूटर दिए जाएंगे। पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे। केजरीवाल सरकार ने स्कूल ऑफ अप्लाइड लर्निंग भी शुरू की है। MCD स्कूलों में पढ़ाई का स्तर भी अच्छा कराया जाएगा। दिल्ली के बजट में ट्रांसपोर्ट को लेकर भी कई बड़े ऐलान हुए हैं, जिसके तहत दिल्ली में मल्टी लेवल बस डिपो बनाए जाएंगे। इससे दिल्ली की आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा मिलेगा। 2 आधुनिक बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। 9 नए बस डिपो का निर्माण भी तेजी पर है। 1400 नए बस शेल्टर बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को काफ़ी सहूलियतें होंगी। बस डिपो के इलेक्ट्रिफिकेशन काम भी तेजी से चल रहा है। 3 विश्व स्तरीय ISBT का भी निर्माण किया जा रहा है। ISBT के साथ ही इन्हें बस पोर्ट भी कहा जा सकेगा, जो रोजगार पैदा करने में मदद करेंगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्लान मेट्रो और बसों को जोड़ेगी। मोहल्ला बस योजना भी शुरू की जाएगी। छोटी सड़कों और गलियारों में ये बस चलेंगी और ये बसें भी छोटी होंगी। इसकी लगभग लंबाई 9 मीटर की बताई जा रही है। कैलाश गहलोत ने 3500 करोड़ का प्रस्ताव दिल्ली की बस योजनाओं के लिए आवंटित किया है। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवर और सड़क पुलों के लिए भी बजट पेश किया, जिसके तहत नए फ्लाईओवर के लिए 722 करोड़ का प्रस्ताव है। 3 अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण भी हो रहा है, जहां ऊपर तो मेट्रो चलेगी और उसके नीचे गाड़ियां चलेंगी। इनके लिए 321 करोड़ का प्रस्ताव है। सड़कों और पुलों से जुड़ी स्कीम के लिए 3126 करोड़ का प्रस्ताव है। 26 नए फ्लाईओवर और अंडरपास और ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कूड़े या फिर कूड़े के ढेर से परेशान हो गए हैं तो ये खबर भी आप ही के लिए है। दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट में कई बड़े दावे किए हैं, जिनमें कूड़े के तीनों पहाड़ों को भी हटाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। कूड़े के तीनों पहाड़ों को 2 साल में MCD के साथ मिलकर खत्म करने का दावा किया गया है। दिसंबर 2023 तक ओखला और मार्च 2024 तक भलसवा लैंडफिल साइट को खत्म करने का दावा है। दिसंबर 2024 तक गाजीपुर लैंडफिल साइट को भी खत्म करने का दावा दिल्ली सरकार ने किया है। लैंडफिल साइट को खत्म करने के लिए 850 करोड़ का बजट का प्रावधान है। वैसे आपको याद दिला दें कि दिल्ली सरकार ने MCD इलेक्शन से पहले कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का वादा किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी वादों के अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली के हर घर को सीवर से जोड़ने का भी प्लान बनाया है। हर घर को मुफ्त सीवर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता करीब 41% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यमुना का धार्मिक महत्व है। यमुना की सफाई को सबसे आगे रखा गया है। 8 साल में इसे साफ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अभी हम इसे साफ करने के लिए 6 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं।
बात कर लेते हैं बिहार पॉलिटिक्स की। बिहार की राजनीति दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही है। कभी रातों रात गठबंधन बदल जाता है, सीएम वही, सरकार नहीं, तो कभी वाद विवाद अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक और किस्सा है जिसने बिहार की राजनीति को और भी मजेदार बना दिया है। वो है नीतीश कुमार के करीबियों में एक उपेंद्र कुशवाहा का उनसे रूठकर अलग हो जाना। और अब कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर एक के बाद हमले बोलने शुरू कर दिए हैं। जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई थी और उसके बाद वो यात्रा पर निकल गए थे। मंगलवार को उनकी विरासत बचाओ नमन यात्रा समाप्त हो गई। अरवल जिले के कुरिया में शहीद जगदेव प्रसाद के स्मारक पर विरासत के संकल्प के साथ उन्होंने यात्रा समाप्त की। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान में जेडीयू और नीतीश कुमार पर खूब बरसे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के गठन के बाद विरासत बचाओ नमन यात्रा में वो निकले थे। 2 चरण में यात्रा पूरी हुई। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कुशवाहा ने कहा, जनता दल अब महज जनाजा दल बन के रह गई है। जेडीयू में अब कुछ नहीं बचा। जेडीयू नेताओं की वजह से अब जनता दल अब जनाजा दल में बदल गई है, क्योंकि बिहार के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे लौटना नहीं चाहते। जनता दल यूनाइटेड का तो जनाजा निकल गया और उस रूप में अब जनता दल नहीं है, जनाजा दल है। अब कुछ नहीं बचा है, वहां जनाजा निकला है और जनाजा निकला है जेडीयू के नेताओं के कारण, उसमें कोई दूसरा दोषी नहीं। अपनी यात्रा के बारे में जिक्र करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इतना व्यापक जन समर्थन मिलेगा, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। लोगों ने जिस तरह समर्थन दिया उसकी उपेक्षा नहीं की गई थी। कुशवाहा ने कहा कि यात्रा में उम्मीद से ज्यादा लोगों का साथ मिला। इस यात्रा के प्रति लोगों का आकर्षण इतना दिखा, जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज्यादा। मतलब उनके मन में बेचैनी दिख रही थी जब नीतीश कुमार जी ने फरमान जारी कर दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में हम बिहार को सौंपेंगे, नेतृत्व का होगा। तो वैसे लोगों के मन में जो एक दहशत का वातावरण बन गया था, वैसे तमाम लोग काफी हर तरह से लोगों ने समर्थन दिया। हम जहां भी जाते थे भारी भीड़ लोगों की, इतना उत्साह, हर तरह से स्वागत। नतीजा होता था कि जहां हमको 3 घंटा में वो लोगों ने सुना है। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा, नीतीश कुमार अक्सर ये कहते हैं कि गड़बड़ करने वाले लोग नहीं सुधरेंगे, वो गड़बड़ करते ही रहेंगे। कि समाज में सब लोग नहीं सुधर सकता है, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले हैं और रहेंगे। मुझे लगता है कि गड़बड़ करने वाले वैसे ही लोग अब जेडीयू में बचे रह गए हैं, क्योंकि हम जहां गए वहां जिला का जिला खाली हो गया। जेडीयू छोड़कर बड़ी तादाद में प्रदेश, जिला और प्रखंड स्तर के नेताओं ने उनकी पार्टी की सदस्यता ली। जेडीयू का सिर्फ साइन बोर्ड बचा है, बाकी सब कुछ खाली हो गया है। नीतीश कुमार द्वारा बिहार को 2005 वाले हाथों में सौंपने के फैसले की वजह से ये हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब फरमान जारी कर दिया था कि आरजेडी के हाथों में हम बिहार को सौंपेंगे, तो बिहार के लोगों में दहशत का माहौल पनपा था। उन्होंने कहा कि वैसे तो लोगों ने हमें समर्थन दिया है और हमारे फैसले का स्वागत भी किया है। चलिए बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आमतौर पर सुभाषपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ओपी राजभर के निशाने पर हैं। वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले डायनामिक्स थोड़ी अलग थी। आप तो जानते हैं कि राजनीति में दोस्त और दुश्मन रोज बदलते रहते हैं। एक निजी चैनल से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया कि क्या चाचा शिवपाल के बुलाने पर सपा ज्वाइन करेंगे, तब उन्होंने कहा, देखिए आज भी शिवपाल यादव दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हैं। आपने उस दिन सदन में उनकी पीड़ा सुनी, आज भी उनके दिल में दर्द है। मरहम और टैबलेट नहीं मिल पा रहा है। एक बीमार आदमी दूसरे का क्या इलाज कर सकता है। सुभाषपा प्रमुख ने कहा, पहले अपनी पीड़ा वो ठीक कर ले, तब दूसरे की पीड़ा ठीक कर सकेंगे। शिवपाल यादव को मिली जिम्मेदारियों पर ओपी राजभर ने कहा, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव पहले अपने स्वभाव में बदलाव लेकर आए, उसके बाद फिर किसी को सुझाव दे। जब वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, उन्होंने ये कहा था कि हमको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। ओपी राजभर ने कहा, लेकिन राजभर की सलाह ने उन्हें एसी से निकलकर सड़क पर खड़ा कर दिया। ये राजभर की पावर और ताकत है, जिसको दिखा दिया वो दर दर घूम रहे हैं।
नहीं तो ये एसी से नहीं निकल रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद दोनों का गठबंधन टूट गया। अब बीते लंबे वक्त से अखिलेश यादव पर सुभाषपा प्रमुख जुबानी हमले कर रहे हैं। अब 2024 आम चुनाव तक ये तीखी नोकझोंक क्या मोड़ लेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन और हाई कमिश्नर एलेक्स के घर के बाहर से सभी तरह की सुरक्षा हटा ली गई है। पीसीआर बैरिकेड्स सब कुछ रिमूव कर दिया गया है। इस पर देखिए हमारे संपादक प्रणय उपाध्याय की ब्रिटिश हाई कमीशन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर जो नई दिल्ली के अंदर मौजूद है उसके ठीक बाहर मौजूद हूं और ये आप रास्ता देख सकते हैं कि यहाँ पर आमतौर पर बैरिकेड्स हुआ करते थे, यहाँ पर पिकेट्स हुआ करती थी, लेकिन डाउनग्रेड की गई है सुरक्षा पूरी तरह से खत्म नहीं की गई है, लेकिन सुरक्षा डाउनग्रेड जरूर की गई है, सुरक्षा समीक्षा की गई। और अगर आप देखें कि ये जो एक पुलिस पोस्ट है, जो एक सिक्योरिटी पोस्ट है, वो यहाँ पर बरकरार है, मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो एक जगह हुआ करती थी से यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी वो निशान बाकी है। यहाँ पर एक मोर्चा हुआ करता था, साथ ही यहाँ पर बैरिकेड्स लगे रहा करते थे, वो तमाम बैरिकेड्स को यहाँ से हटा दिया गया है और ये एक सुरक्षा समीक्षा के बाद किया गया है। आदर्श सुरक्षा समीक्षा के बारे में तर्क ये दिया जा रहा है उच्च सूत्रों के मुताबिक कि ये सुरक्षा जो होती है वो आमतौर पर खतरों के असेसमेंट के आधार पर होती है और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही जा रही है कि ये रेसिप्रोकल होता है। डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें पारस्परिक होती हैं, आप जिस तरीके का व्यवहार करेंगे आपको उसी तरीके के व्यवहार की अपेक्षा अपने साथ करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। हालांकि यूएन कन्वेंशन के हिसाब से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बनी रहती है, सुरक्षा इंतजाम खतरों के असेसमेंट के हिसाब से देखे जाते हैं। हर फिलहाल आज बुलेटिन में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।